एक 16 साल तालब इलम ने एक सब इंस्पेक्टर अदील और दूसरा कांस्टेबल असद को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है। रेहान भट्ट नाम का ये लड़का है, 16 साल इसकी उम्र है, तालब इलम है, स्टूडेंट था। इसने इतना बड़ा जो कदम है वो उठाया क्यों है? अपना तारफ क्या करवाता है कि मेरा नाम रेहान भट्ट है और मैं फिजान भट्ट का भाई हूँ जिनको आपने पुलिस मुकाबले में पार कर दिया। तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी बकाया हैं। आप लोगों से मेरी इल्तमास है कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो लड़का आकर असला लेकर इन तक पहुंचा कैसे है। लाहौर के अंदर एक दिलखराश वाकया रिपोर्ट हुआ है। एक 16 साल तालब इलम ने एक सब इंस्पेक्टर अदील और दूसरा कांस्टेबल असद को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है। इस पे जो तफसील सामने आई है वो ये है कि रेहान भट्ट नाम का ये लड़का है, 16 साल इसकी उम्र है, तालब इलम है, स्टूडेंट था। इसने इतना बड़ा जो कदम है वो उठाया क्यों है? इसका एक भाई था फिजान भट्ट जो कि मुख्तलिफ जो पुलिस एहलकार थे उनकी शहादत का ज़िम्मेदार था। सीसीटी पुलिस जो है लाहौर वो इसको पुलिस मुकाबले में पार कर देती है। उसके बाद इसका जो भाई है ये रेहान भट्ट, अभी ये कम उम्र है, उम्र तो बिल्कुल इसकी थोड़ी है, और जो कारनामा है इसने बहुत बड़ा सर अंजाम दिया है। ये जनाब अदील उस वक़्त एएसआई हुआ करता था, थानेदार था, यानी कि ये 29/11/2024 को एक कॉल करता है, व्हाट्सएप कॉल अदील एएसआई को कि मैं जनाब रेहान भट्ट बात कर रहा हूँ। वो पूछते हैं कि भाई कौन रेहान भट्ट? तो ये अपना तारफ़ करवाता है उनको, झिझकता नहीं है, डरता नहीं है। उनको ये अपना तारफ़ क्या करवाता है कि मेरा नाम रेहान भट्ट है और मैं फिजान भट्ट का भाई हूँ जिनको आपने पुलिस मुकाबले में पार कर दिया था। तो मैं अपने भाई का बदला लूँगा और आप लोगों को पार करूँगा। उस वक़्त के जो एएसआई थे अदील आशिक, ये जनाब मौके को भांपते हुए मुतलका थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। उस एफआईआर का जो मतन है वो मैं आपको अभी पढ़ कर सुना रहा था कि मौक़िफ़ क्या था। तो उन्होंने इस कॉल को ईजी नहीं लिया, फौरी एफआईआर दर्ज किया है कि अगर कोई बंदा इस तरह कॉल कर रहा है कि उसके इरादे जो हैं वो ठीक नहीं है। हमने ज़ाहिर सी बात है ड्यूटी करनी होती है, कभी इस नाके पे कभी फ़लाँ नाके पे, आप साथ जो गैनमैन है वो तो लेके नहीं घूम सकता एक थानेदार। तो उसने जनाब जो है वो अफसरान बाला को इत्मीनान में लिया और जो है वो एप्लीकेशन दर्ज करवाई और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है। अच्छा, 2 साल ये इंतज़ार करता है, 9th के अभी इसने पेपर दिए हैं और आज अचानक जो है वो इन पर धावा बोल देता है, फायरिंग करता है। फायरिंग के नतीजे में जो अदील उस वक्त एएसआई था, अब वो सब इंस्पेक्टर यानी कि प्रमोट हो चुका था। तो दूसरा जो असद कांस्टेबल है वो साथ था। दोनों को गोलियां लगी हैं और दोनों जो हैं वो मौका पर ही दम तोड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम भी गलती करता है, जिसकी वजह से अब जो है हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि लोग रिवर्स मारने पे आ गए हैं। पुलिस की किसी ज़माने में बहुत इज़्ज़त हुआ करती थी, लोग डरते भी थे, एहतराम भी करते थे, हया भी थी उस वक़्त। लेकिन उस ज़माने से लेके अब तक तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं। अब जनाब इसका मतलब ये है कि जराइम पेशा जो लोग हैं उनको टारगेट ना किया जाए, ना उनको गिरफ़्तार किया जाए, ना उनको पकड़ा जाए, यानी कि उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए और ये कुछ दिनों में ही जंगल का जो कानून है अब वो बना देंगे। पुलिस भी कहीं ना कहीं मजबूर नज़र आती है। इस तरह के जो जराइम पेशा लोग होते हैं उनको ज़ाहिर सी बात है अगर ये पार नहीं करते तो जराइम जो है वो काबू नहीं होता, रुकता नहीं है और हमारे जैसे और आप जैसे जो लोग हैं वो लुटते रहते हैं। अब तफसील ज़्यादा तो हमारे पास नहीं है कि जो फिजान भट्ट है, रेहान भट्ट का भाई, ये पुलिस शोधा का ज़िम्मेदार है या नहीं है। उस पर इल्ज़ाम था, उसको बेगुनाह मारा गया है या उसने वाकई कोई जुर्म किया था जिसकी उसको सज़ा दी गई है। ये चीज़ें जो हैं वो कहनी अभी कबल इस वक्त हैं, क्योंकि हमारे पास इस हवाले से कोई ठोस सबूत नहीं है। अभी तो यही मौक़िफ़ सामने आया है इब्तदाई तौर पर कि मामला कुछ यूँ था। वो एफआईआर भी मैंने साथ अटैच कर दिया है, इनकी जो तस्वीरें हैं वो भी साथ अटैच कर दी हैं। तो ये सूरत हाल है जी। अगर तो फिजान भट्ट का नाहक
जो कत्ल है वो किया गया है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके भाई ने बदला लेना था, तो 100 वो ले चुका। और अगर उसका भाई भी जुर्मदार था और उसके बाद अब उसके भाई ने जनाब बदला लिया है, तो मैं अपील करता हूँ अदारों से कि फौरी तौर पर इस लड़के को पकड़ा जाए, इसको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये पुलिस वाले जो हैं हमारे भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के खामद हैं, इनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो इस नेहत तक हमें नहीं जाना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो सरेआम अपने ही मुआवज़ों पर गोलियां चलाते फिरें। और अगर सिस्टम से कहीं ना कहीं कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, तो खुदारा उस गलती को सुधारा जाए, अपने रवैये जो हैं वो ठीक किए जाएँ, बेहतर किए जाएँ, ताकि लोग आपसे प्यार करें, मोहब्बत करें और इस तरह की जो नौबत है अब वो दोबारा कभी पेश ना आए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जितना आप कह लें उतना ही कम है। अभी ये नौजवान जो हैं वो वर्दी समेत जामे शहादत नोश किया, इन्होंने ड्यूटी पर ममूर थे, इनको क्या पता था कि आज ये घर से निकले हैं, इन्होंने वापस जाना भी है या नहीं जाना। लेकिन जो मुलज़म था वो ज़ाहिर सी बात है उसके सर पर जो बदला सवार था उसने आज अपना काम कर दिखाया है। यहाँ पर जो चेकिंग है वो भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अदारे ज़िम्मेदार हैं, चेकिंग ना होने के बराबर है। हम यहाँ से पेशावर तक चले जाएं, कोई बंदा हमारी चेकिंग नहीं करता, कोई तलाश नहीं लेता। हम रॉकेट लॉन्चर भी ले जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। बस जराइम की थोड़ी बहुत जो कमी पेशी है वो यहाँ पे भी साबित होती है कि अदारे किस कदर बेबस हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। अगर प्रॉपर तलाशी ली जाए हर नाके पर, तो मेरा नहीं ख्याल, ज़ाहिर सी बात है वो असला लेके ऐसे तो नहीं इन तक पहुँच गया। तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी बकाया हैं। आप लोगों से मेरी इल्तमास है कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो लड़का आकर असला लेकर इन तक पहुंचा कैसे है, क्या उसने ठीक किया है बदला लेकर या गलत किया है। अगली स्टोरी के साथ फिर होती है मुलाकात। अल्लाह ने के बाद।